मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग वो पत्र लेखन लेटर राइटिंग करते थे तो हम लोग नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, XYZ, राइट। तो इस चीज़ में मैंने एक एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जिसमें मैंने योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखा था। जब योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखा, वो भूल गया जल्दी जल्दी में, तो नंबर काट दिए गए कि लास्ट में आपने ये नहीं लिखा है। मेरे को हमेशा डर लगा रहता था, और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी शायद डर लगा रहता होगा अपने स्कूल टाइम में, कि भाई जो याद किया गया है वो अगर टाइम पे याद नहीं आया तो ऐसे में नंबर कट जाएंगे अपने। और इसी कारण भगवान से हम भी प्रे कर रहे हैं, माँ बाप भी प्रे कर रहे हैं कि भाई जो पढ़ा है वो सारा का सारा याद रहे, भूले नहीं। तो अब आई थिंक ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं रहेगी। क्विकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या है कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताए गए हैं। बहुत ही इफेक्टिवली सारे के सारे पॉइंट्स, बहुत ही कम समय में मैं संक्षेप में सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक ex-IAS ऑफिसर और करंटली अभी एक टीचर। आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी कि सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे मैं जो बताया गया है वो, और साथ ही साथ इसके बाद एंड में मैं अपने भी ओपिनियंस आपको बताऊंगा कि कुछ जो सजेशंस थे, मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जो मैं पिछले 3 साल से कम्युनिटी पोस्ट, वीडियोस पे वीडियोस, एजुकेशन सिस्टम पे बना के पोस्ट कर रहा हूँ कि कोई तो सुन ले। उसके साथ साथ उन्हीं वीडियोज़ को टैग करता हूँ ट्विटर इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के ट्विटर हैंडल के साथ साथ। तो फाइनली मुझे लगता है कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस इसमें इंक्लूड हो गई हैं, बट अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बची हुई हैं जिनको अभी भी इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, या फिर अगर वो बड़े से उनके डॉक्यूमेंट में लिखी गई होंगी तो इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। चलिए अभी देखते हैं फिलहाल कि स्कूल्स के लिए क्या क्या बताया गया है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। देखिए पहली चीज़ जो है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होगा, जो NCERT जिसका सिलेबस प्रिस्क्राइब करेगा 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, जहाँ पे वो अर्ली एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रोट लर्निंग नहीं, किस तरीके से उनका इनिशियल लर्निंग डेज में न्यूमेरिक एबिलिटी डेवलप की जाए, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप की जाए, तो इस पर बात की जाएगी। दूसरा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि इनका टारगेट है कि फाउंडेशन और न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप करवानी है बच्चों को बाय क्लास 3। उसके अलावा 10+2 स्ट्रक्चर खत्म, 10+2 की जगह हो चुका है 5+3+3+4। 5 मतलब इनिशियली 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग एज, स्कूल के पहले वाला, उसके बाद क्लास 2 तक का, फिर 3 से 5, फिर 6 से 8, 9 से 12। 9 से 12 में खास करके इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि 9 से 12 में हम अपने हिसाब से जो भी स्ट्रीम्स चाहे उसका कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस फिक्स्ड होंगे और ये प्री डिसाइडेड होंगे स्कूल्स के द्वारा, या फिर फ्लेक्सिबिलिटीज़ में रहेगी, तो इस पर अभी डिटेल आनी बाकी है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक क्या होता था कि स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, किसी को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करने की इच्छा है, तो अब इन सभी चीज़ों को सिलेबस के एट पार रखा गया है, सभी चीज़ों को सेम लेवल पर रखा गया है। कोई भी रिजिड सेपरेशन इनके बीच में नहीं है। देयर इज नो रिजिड सेपरेशन एट ऑल। ये अच्छी बात है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शौक होता था पियानो प्ले करने का, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं म्यूजिक को अपना समय देने वाला हूं तो कहीं ना कहीं ग्रेड्स गिरने वाले हैं तो आगे चल के कॉलेज में दिक्कत होने वाली है। इसी कारण अभी के लिए इसमें कम समय दे करके पढ़ाई पे, रट्टाफिकेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक तरीके से आई एम ऑल्सो जेलस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल। मतलब जो नए बच्चे होंगे अभी, उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ मैं। उसके बाद इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है, गिफ्टेड बच्चे जो हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न है फॉर प्रोमोटिंग देम। मतलब उनको कुछ प्रमोट करना, उनको फाइनेंशियली हो सकता है प्रमोट करना, राइट। उनको हो सकता है कि कुछ अच्छे कॉलेजेस में दाखिला दिलवाना जो उनके लिए स्पेशलाइज्ड हों। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी इसी तरीके के प्रोविजंस बताए गए हैं। इसमें एक चीज़ जो मैंने और सजेस्ट की थी, वो चीज़ अभी तक के मेंशन नहीं हुई है, और मैंने वो डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड करके देखा, उसमें भी मेंशन नहीं हुआ है कि टीचर्स की ग्रेडिंग मतलब जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, खास करके जैसे मेरे भी टीचर्स हुआ करते थे, कुछ ऐसे थे, बहुत सारे अच्छे थे, कुछ ऐसे जो खटक जाते हैं हमेशा, कि वो रट्टाफिकेशन बहुत करवाते थे। मतलब अगर आपने जिस तरीके से किताब में लिखा है या फिर जैसा ऑथर चाहते हैं आप वैसा नहीं लिख पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा नहीं है, हिस्ट्री में बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच नहीं हो रही है, फिनिश, गॉन, यू आर गॉन, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ें अब शायद नहीं होंगी। और अब जो है बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स में इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम जो है वो 2 बार हो सकते हैं, अब 2 बार हो सकते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो जैसा कि हमने देखा था कि बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो ऑब्वियसली इनका बड़े लेवल पे ले जाने का इसका एम था। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद
यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में, खास करके बोर्ड एग्जाम्स में नॉलेज को टेस्ट करने की बात की गई है, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन की बात नहीं की गई है। जहाँ पे रोट लर्निंग है, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि रोट लर्निंग पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें उनके एक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है। हमारी मम्मी, आपके मम्मी, सब लोग परेशान रहते थे कि भाई अगर एग्जाम में गया है तो अगर मान लीजिए रट्टा जो किया है, रात भर से रट्टा मार रहा है, अगर मान लो नहीं याद आया तो भगवान प्लीज़ जो याद किया है एटलीस्ट उतना याद आ जाए एग्जाम में, इसी की प्रेयर की जाती थी। तो आई होप अब जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्न अराउंड होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, तो उसमें ये चीज़ें जो होंगी ये कम हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अपनी वीडियो में, जिसको मैंने बनाया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक से रिलेटेड, कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। और हमने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे जहाँ पे हम आपको कुछ स्किल्स प्रोवाइड करते थे, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह। ये 2 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके कुछ किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है क्लास 6 से, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इंटर्नशिप्स, लोकल क्राफ्ट्स पर्सन, इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो उनके पास जाना 10 दिन के लिए बैगलेस होकर के, मतलब अपने बस्ते का बोझ हटा करके उनके पास जाइए। लॉन्ड्री सीखना है, कारपेंट्री सीखना है, इलेक्ट्रीशियन कुछ हो गए, आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। उनके लिए भी एक स्पेसिफिक सेंटर्स बनाए जाएंगे ये सब सीखने के लिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी क्लास 6 से ही, जो कि ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। उसके अलावा स्कूल्स में करिकुलम को लिमिट किया जाएगा, भारी भारी बस्तों का बोझ कम किया जाएगा एक तरीके से। और मातृभाषा 5th तक के तो डेफिनेटली पढ़ाई जाएगी, 8 तक तो पढ़ाई जानी चाहिए, रिकमेंडेशन है। और अगर उसके आगे भी पॉसिबल हो तो भी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब आप पढ़ें। बहुत अच्छी बात है। एंड देन द रिपोर्ट कार्ड, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जिसमें कि लिख दिया जाता है B- है तुम्हारा लड़का, तुम्हारे लड़के को कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारे लड़के का पर्सनालिटी ठीक नहीं है, इसका ये है, इसका ये है। टीचर को जो जो समझ में आता है बिना बात की हमसे बस लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होगी वो आपकी प्रोफाइल है। जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होती है, वैसे ही रिपोर्ट कार्ड आपकी प्रोफाइल है, जहां पे आपके बारे में आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स आप खुद क्या सोचते हैं, और आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली टीचर्स को वेटेज सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए और वो दिया भी जाएगा। और आप जो अपने बारे में सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कैसे देखते हैं, आप किन किन स्किल्स को गार्नर किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ योर स्कूलिंग, और एक स्किल में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी होगा थ्रू आउट योर स्कूलिंग डेज। जब कोई स्टूडेंट 12th के बाद निकलेगा ना, तो उसको एक स्किल में एक्सपर्ट होना जरूरी होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे एम्प्लॉयबल हो जाएगा वो बंदा। जब भी कभी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल रही होंगी तो लाइफ में हताश होने की जगह वो एटलीस्ट उसके पास एक ऑप्शन रहेगा। टीचर्स की बात की गई है कि नेशनली स्टैंडर्डाइज किया जाएगा टीचर्स के लिए। टीचर्स लोग का एग्जामिनेशन भी होता तो था वैसे, लेकिन उसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग की बात अभी फिलहाल नहीं की गई थी, जो आई थिंक होगी। बुकलेट में पूरी पढ़नी पड़ेगी बुक, और पूरी कंप्रीहेंसिव उन्होंने लिख रखी है। टीचर की ट्रेनिंग की बात, टीचर के कैटेगराइजेशन की बात, टीचर के परफॉर्मेंस की बात, है ना। मैं एक्चुअली उस वहाँ पे स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड की तो बात इन्होंने की है, लेकिन हम टीचर के रिपोर्ट कार्ड की भी बात कर सकते हैं। हाउ इज टीचर हैंडलिंग हर और हिज स्टूडेंट्स, राइट। तो ये यहाँ पे चीज़ बात नहीं की गई है। उसके अलावा देखिए, जैसा ऐसा होता है कि 3rd 4th क्लास तक के क्या होता है, हमारी आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही है कि बुक प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है। बुक प्रमोशन पॉलिसी में क्लास 3rd तक के बच्चों को बुक्स या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज के चलते काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाना सीखना होगा, पढ़ना सीखना होगा। मतलब टीचर्स को पढ़ाना सीखना होगा, स्टूडेंट्स को पढ़ना सीखना होगा, ताकि बुक लर्निंग की जो आदत है, वो हैबिट है, वो डेवलप हो सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप सुनते आ रहे होंगे बिल गेट्स जो है लिखते हैं अपने व्लॉग में, कि बताते हैं अपने व्लॉग में, उनका भी चैनल है बिल गेट्स का, तो वो बताते हैं कि मैं एक हफ्ते में एक किताब पढ़ लेता हूँ। तो ये आदतें क्या है, बचपन से आती हैं, ये अभी नहीं डेवलप हो पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप अभी डेवलप करना चाहेंगे तो ये नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी के तहत होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉलिसीज में है, इसके लिए स्कूल्स को बहुत बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, बिल्डिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की। इसमें बहुत सारे 2019 में रिकमेंडेशंस दिए गए थे, मल्टीपल लोगों से पूछा गया था, मल्टीपल लैंग्वेजेस में पूछा गया था, बहुत सारे ग्राम पंचायत तक के पूछा गया था, और फिर उसके बाद फाइनली इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे दिए। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री या फिर एग्जिट प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 साल के बाद बाहर जा सकते हैं अपने कॉलेज वाले सिस्टम से। आप अगर 1 साल के बाद कुछ एक फिक्स्ड पीरियड का गैप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, जो कि प्री डिसाइडेड होगा। ऐसा नहीं कि आप 50 साल के बाद आके बोलेंगे कि मुझे अब डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं। एक फिक्स पीरियड होगा कि इतने टाइम के बाद अगर आप आते हो या इतने टाइम के विदिन आप आते हो तो आप अपनी कॉलेज की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। आपका क्रेडिट डिजी लॉकर जैसे होता है, बैंक में सेविंग
सेविंग्स बैंक होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आपका क्या होता है, आपका बैंक में अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर सकते हो आप। उसी तरीके से आपका एकेडमिक अकाउंट आप समझ सकते हो, उसमें आपके एकेडमिक पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे कि आपने ये कर लिया तो आपके में ये पॉइंट ऐड हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग कर ली तो आपके में ये पॉइंट ऐड हो गया। तो इस तरीके से यू विल बी गिवन एन एकेडमिक मेरिट, एकेडमिक क्रेडिट, राइट। उसके बाद यू कैन रिटर्न आफ्टर अ फिक्स पीरियड एंड यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है 4 साल की, 1 साल आपने कर ली, उसके बाद मान लीजिए 1 साल का ब्रेक ले लिया, तो आपके वो 1 साल के क्रेडिट आपके पास रहेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे 1 साल छोड़ने के बाद, तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेकेंड ईयर से। मोर ओवर अगर आप 2 साल पूरा कर लेते हैं तो फिर डिप्लोमा। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अचीव कर जाते हैं 3 साल के बाद, तो आप 3 साल के बाद नौकरी में भी जा सकते हैं। ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाएंगे कॉलेजेस को, बहुत सारे कॉलेजेस को जो ग्रेड्स में डिफाइंड होंगे, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी। तो ए प्लस वालों को ऑटोनॉमी का लेवल सबसे हाईएस्ट होगा, जहां पे वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 3rd ईयर के बाद ही डायरेक्ट प्लेसमेंट कर दें क्या कुछ बच्चों का। अगर ऐसा हो सकता होगा तो वो कर दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर जो 4th ईयर होगा वो होगा रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, जैसा आप एमटेक वगैरह में करते हो कि आप एमटेक में पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिसर्टेशन करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं। तो उसी तरीके से बीटेक के, बीई के 4th ईयर में भी आप यही काम कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स होंगे कॉलेजेस में, दूसरा पॉइंट, वो होंगे सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब जैसे आप एक फिजिसिस्ट हैं, आपका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए इक्विप किया जाएगा टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। इससे फायदा 2 वे होगा, स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिनका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था अलॉन्ग विद देयर स्टडीज, तो उनको फायदा होगा कि वो दोनों को एक साथ एंगेज कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। दूसरा, जो ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक का अपना खुद का छोटा मोटा ट्यूशन चलाते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपना साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कांटेक्ट में आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। उसका तीसरी चीज़ है कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। मतलब ग्रेडेड ऑटोनॉमी मतलब आप यही जो मैंने बताया कि A प्लस A B, तो जो B वाले होंगे उनको बोला जाएगा कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को सुधारिए। B लेवल के कॉलेजेस को बोला जाएगा आप अपने स्टैंडर्ड्स को सुधारिए और A तक पहुंचाइए। A वालों को बोला जाएगा कि भाई आप A प्लस तक के पहुंचाइए। और इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई नहीं कर पाता है तो उस कॉलेज को ही फेज आउट कर दिया जाएगा इन टाइम ब्लैक बिटवीन 0 to 15 ईयर्स। 0 से 15 साल के बीच में एफिलिएशन सिस्टम उस कॉलेज का डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाया तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमेशा हम जोर भी देते आ रहे हैं वो है नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। क्योंकि हमें ये तो नहीं पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं रहती है, तो हम अपने काम को करने के लिए क्लैरिटी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील नहीं करते। जब ऐसा होता है तो हम अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई एक मेंटर हो साथ में जो उस काम में ऑलरेडी एक्सेल कर चुका है, जो हर अड़चन पे आपको हेल्प कर सके, पुश फॉरवर्ड कर सके, ताकि आप बहुत तेज़ी से अपने काम में आगे बढ़ सकें और इंस्पायर्ड रहे काम को करने में विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो ऐसे में नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग स्टार्ट किया गया है, NMM, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। इसमें आप ही के जैसे जो लोग होंगे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके होंगे वो आपके मेंटर्स बन जाएंगे, राइट। इसके लिए इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही फोरम से जोड़ा जाएगा, वो फोरम बनाया जाएगा। शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। अब ये जो शिक्षा के स्टैंडर्ड्स होंगे जो उन्होंने कहा है जो सबके लिए कॉमन होंगे, ये अब थोड़ा सा अनक्लियर है कि ये रिजर्वेशन बेस्ड बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक बेस्ड स्टैंडर्ड सबके लिए सेम करने वाले हैं, या फिर वो कुछ जो इकोनॉमी जिनकी मतलब जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, तो उनको वो कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसकी बात यहाँ पे क्लियर नहीं है। और रिजर्वेशन जो है वो किस बेसिस पर रहेगा, जब कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन होता है, स्टेट का, गवर्नमेंट का, SC/ST का, OBC का, जनरल जिसको बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है कि इसको कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है और इस पे कैसे काम किया जा रहा है। तो अभी ये जो है ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, शिक्षा के स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, ये पॉइंट एकदम क्लियर नहीं है। अच्छा, फी जो होगी वो कैप कर दी जाएगी। इसके ऊपर फी कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी कॉलेज इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कैप के ऊपर फी नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद USA जैसे कंट्री में एक होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, वैसे ही हम लोग बना रहे हैं इंडिया में NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल USA में क्या था, साइंस में जो इंटरेस्टेड है, रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो रिसर्च कर सकते हैं, उस फाउंडेशन से पैसे ग्रांट करवा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइंस ही नहीं, इसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें साइंस, सोशल साइंस, फाइनेंसिंग, ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च में लाया जा सकता है। और इसीलिए इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू साइंस बट इट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च इन जनरल। सो दैट इज NRF, नेशनल रिसर्च
फाउंडेशन, राइट। इसका मेनली काम होगा फाइनेंस करना प्रोजेक्ट्स को, राइट। इसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आकर के उसी लेवल की पढ़ाई कर सकें जो उनको वहाँ पे मिलती है, और वो भी फॉरेन जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कम कॉस्ट में इंडिया में पढ़ाई करवाई जा सके। इससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके साथ साथ हमें एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी में, जब बाहर के बच्चे, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके रिलेटिव, सब लोग इंडिया आएंगे, इंडिया में पढ़ेंगे, इंडिया में टूरिज्म प्रमोट होगा। तो ये हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। तो ये चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो कहा जा रहा है वो हर चाइल्ड को दी जाएगी, लेकिन ये कैसे दी जाएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हिंदी भाषी होते थे, या फिर कुछ लोग जो फॉर एग्जांपल रीजनल उड़िया पढ़ते हैं, बंगाली पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश या हिंदी में है। तो अब ऐसे में कुछ 8 मिनिमम से मिनिमम 8 लैंग्वेजेस को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें इन लैंग्वेजेस में कंपल्सरली इन सारे कंटेंट को कन्वर्ट किया जाएगा और इनको भी अवेलेबल कराया जाएगा सबके साथ, ऑल राइट। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF यहाँ पे गठित हो रहा है, जिसमें कि इट विल बी बेसिकली ज्वाइनिंग ऑल द टेक्नोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट, जितने भी हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब आपस में एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, और ये एक नेशनल मेंटरिंग प्रोग्राम का जो है ये पार्ट रहेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, बहुत ही वेलकम मूव है हम कहेंगे। और इसी के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की अगर बारी आती है तो यहाँ पे टारगेट दिया गया कि कुछ चीज़ों को ये 2023 तक इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ चीज़ों को 2030 तक इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑल राइट। तो अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट हो जाता है, तो अगर आज के बच्चे जो हमारे अभी एडमिशन ले रहे हैं स्कूल्स में, और अगर ये एग्जैक्टली जैसा बताया गया है वैसा भी इंप्लीमेंट हो जाए, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। अब आई होप कि अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके बाद अब ऐसा ना हो कि यूपीएससी के नए पेपर में रट्टाफिकेशन करने के बाद इसमें से फॉर्मूले, एब्रीविएशन, तो वो ये सब फलाना फलाना चीज़ें पूछी जाएं। आई होप कि इसमें से कुछ सेंसिबल क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएं, जो एग्जामिनर है वो इसमें से सेंसिबल सवाल निकालें, टीचर जो है रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनालाइज करें कि क्या होगी अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस हिसाब से खुद को चेंज करें। तो राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हाँ, इसका एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, mygov.in पे। और हाँ, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन कि हमारी ऑनलाइन स्टडी सीरीज, जैसा कि अब हम ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ना कैसे है, क्या डिसिप्लिन रखने के तरीके हो सकते हैं, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, आईज, ईयर्स, बैक एंड नेक का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इन सभी पे हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। आप हमारी ऑनलाइन सीरीज़ को भी विजिट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।